एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। और जैसा कि आपको पता है, इंडिया वर्सेस सीरिया मैच इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 में होना है। 9 तारीख को है वो मुकाबला, और आपको उससे पहले हम बताएंगे क्या हो सकता है इंडिया का प्रेडिक्टेड लाइनअप, कौन से प्लेयर्स आपको खेलते हुए देख सकते हैं, कौन से प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए उस मैच में, और क्या है अभी तक की न्यूज। आपको सारा अपडेट हम देंगे। उसमें अनवर अली खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, सब चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लास्ट मैच के परफॉर्मेंस से। किस तरीके से इंडिया ने जो मॉरिशस के अगेंस्ट गेम खेला, जहां पे मनोलू मार्केज़ेरा की नई शुरुआत हुई थी, वहां पे इंडिया के इंडियन फुटबॉल फैंस ने होप किया था कि इंडिया जीत से शुरुआत करे, बट वो तो हुआ नहीं। 0-0 ड्रॉ हुआ था वो मैच। अब उम्मीदें रहेंगी सीरिया के मैच से, क्योंकि देखोगे अगर एक तरीके से, अभी हम ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब आज शाम में खेला जाना है सीरिया वर्सेस मॉरिशस का गेम। बट हमें जो भी होगा उस रिजल्ट से कोई मैटर नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया को सीरिया के मैच में जीत दर्ज ही करनी पड़ेगी, तभी ट्रॉफी उठा पाएंगे और ट्रॉफी रिटेन करेंगे, डिफेंड कर पाएंगे। तो आज इस चर्चे पे हमारे साथ हैं हार्दिक भाई। हार्दिक भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। और मेरा नाम है आदित्य दोस्तों। तो हम दोनों आज प्रीव्यू कर रहे होंगे, नेगी सर नहीं है। बाकी शुरुआत करते हैं यार। लास्ट मैच में देखो, उम्मीद जैसा कि मैंने बोला सबको यार, वो तो लास्ट मैच में जो इंट्रो किया था उसी से उम्मीद थी, पहुंचा दिया लोगों को यहाँ कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो मैच की परफॉर्मेंस आई और जो मैच में हुआ वो बहुत डिफरेंट था। पर जो कुछ की टॉकिंग पॉइंट्स थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्कस मनोलू ने खुद आके एक्सेप्ट करे। सबसे पहले उन्होंने सीधी सी आके चीज बोली, दिस वाज अ गुड मैच, एज इससे बेकार हम कभी नहीं खेल सकते, ठीक है। उन्होंने एक चीज ये बोली। देन दूसरा टॉकिंग पॉइंट था जय गुप्ता, जो कि उन्हीं के प्लेयर है एफसी गोवा में। उन्होंने आके खुद ही एक्सेप्ट किया कि ही इज अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, ही इज अ लेफ्ट, इसीलिए वो अपनी आउटर डेप्थ थोड़े से दिखे एज अ लेफ्ट बैक। तो हो सकता है कि अगली गेम में एज अ सेंटर बैक स्टार्ट करते दिखे, या फिर इंडिया के लिए एज अ फ्यूचर लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक ऑप्शन है। तीसरी चीज जो उन्होंने बोली, कॉन्ट्रोवर्शियल समवॉट, कि इंडिया फिजिकली वीक है हिस्टोरिकली हमेशा। पर यही चीज है, ये चीज उनको जॉब लेने से पहले भी पता थी। तो यही चीज है जो अब उनको आंसर करनी है, वो कैसे उसको फिक्स करेंगे। 2021 से वो इंडियन सेटअप में है, हैदराबाद के साथ शुरुआत की थी, फिर एफसी गोवा में अभी। तो उनको पता है कि इंडिया ठीक है, फिजिकली वीक जो भी है, बट आपको काम तो इन्हीं प्लेयर्स के साथ करना पड़ेगा। कि आईएसएल में आपको फॉरेनर्स का हेल्प मिल जाता है, तो यहाँ पे अभी तक वो है नहीं हमारे पास ऑब्वियसली। तो इंडियन प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा की पोजीशंस में, डेफिनेटली। आपको रैंकिंग्स अगर बता दे हम, तो सीरिया की जो रैंकिंग है वो है 93, जहां आप देखते थे 99 को उस टाइम पहले इंडिया की भी रैंकिंग थी, बट इंडिया गिर चुकी है। इंडिया की रैंकिंग है करंटली 124। तो रैंकिंग में डिफरेंस तो है, सीरिया बेटर रैंक टीम है। बट आपको पता है कि पिछले मैच में 179 रैंक थी मॉरिशस की टीम, इंडिया 124 रैंक, फिर भी 0-0 हुआ। 0-0 भी ऐसा हुआ कि हम सेकंड बेस्ट थे। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द गेम हम सेकंड बेस्ट थे, एक्सेप्ट फॉर दैट वो मनवीर का जो एक चांस था थापा पास, जो हमने एक शॉट ऑन टारगेट लिया। उसके अलावा आई वाज पूरे मैच में हम सेकंड बेस्ट थे। एक बढ़िया पास नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फर्स्ट टचेस हमारे प्लेयर्स के मिसिंग थे। तो हम होप करेंगे एटलीस्ट इस वाले मैच में चीजें बेहतर हो। प्लेयर्स ने भी एक्सेप्ट किया है, जैसा कि हार्दिक भाई मेरे को बता रहे थे, सुरेश, थापा, जीक्सन, इन सब ने पोस्ट भी डाला कि वी हैव टू डू बेटर। सुरेश ने सबसे पहला डाला, 12-13 मिनट ही खेले, और जितना खेले मेरे हिसाब से ठीक ही खेले थे, पर उसके बाद भी उन्होंने एक पोस्ट किया। अच्छी चीज है कि इंडियन टीम के प्लेयर्स वहां पे आके एक्नॉलेज कर रहे हैं इस चीज को कि वी हैव टू डू बेटर। बट जो तीनों ने एक चीज मेंशन करी, दैट स्क्वाड रिमेन स्ट्रांग। गोल वही है कि इंडिया इन फुटबॉल को आगे लेके जाना है, वो अच्छी चीज है। तो ये हम होप करेंगे कि मैच से बदले, प्लेयर्स का माइंडसेट थोड़ा बदले और थोड़ा सा पोजिशनल प्ले बेटर हो। पोजिशनल प्ले पे क्या कहना है आपका, जो कि पिछले मैच में मिसिंग था? यार, पोजिशनल प्ले तो मेरे हिसाब से पोजिशनल प्ले से भी ज्यादा बड़ी चीज थी सब्स्टिट्यूशंस। एक थे थापा, जो कि हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट हुए, दूसरे थे लिस्टन। थापा मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर थे उस दिन पिच पे। लिस्टन ने 5 फाउल जीते थे पहले हाफ में। उसके बाद से लेफ्ट पे आए नंदा, उन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं, लोगों को ब्लेम किया कि आगे पास कर दिया, कभी बोला आपने पीछे पास कर दिया। तो मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन ज्यादा क्वेश्चनेबल थे 45 मिनट पे। एंड देन पोजीशनिंग भी थी, हमारी फुल बैक्स की पोजीशनिंग बहुत क्वेश्चनेबल थी, हमारी डीएम्स की पोजीशनिंग बहुत क्वेश्चनेबल थी। उन्होंने पासिंग लेन्स ओपन नहीं कराया, तो होपफुली इस मैच में बेटर दिखे। पर बिकॉज हम एक बेटर ओपोनेंट से खेलेंगे तो हमारे पास पोजीशन कम होगा, तो मोस्टली काउंटर अटैक पे गोल होंगे। तो वो देखते हैं कि कितने फास्ट पेस हमारे फ्रंट लाइन पे इंट्रोड्यूस होते हैं। जी, एक जो चीज और देखने वाली थी कि पिछले मैच में एडमंड नहीं थे वहां पे स्क्वाड में, तो क्या एडमंड की वापसी होगी स्क्वाड में? हम तो एटलीस्ट होप कर रहे हैं कि एडमंड, पिछले मैच में भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि खेलते हुए नजर आ सकते हैं, बट स्क्वाड में नहीं थे, स्क्वाड में ही नहीं थे। तो वो चीज और ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है कि वो इंजर्ड हैं या कुछ है। ट्रेनिंग फुटेज में भी हमें दिखे, हम पिटी श्योर। तो
सही है। बाकी इंडिया और सीरिया के पिछले मैच की बात करें तो एशियन कप 24 में इंडिया और सीरिया खेली थी, इंडिया 1-0 हारी है। ऑल्दो हेड टू हेड में इंडिया और सीरिया लेवल आ गए हैं, 3-3 और 1 ड्रॉ, तो 7 मैचेस हुए हैं, पर लास्ट मैच हारे थे इंडिया। यही एक और सॉर्ट ऑफ टॉकिंग पॉइंट है। और 2007 में पहली बार नेहरू कप में इंडिया सीरिया आपस में पहली बार भिड़ी थी, वहां पे पहले मैच में 3-2 से सीरिया ने जीता था, बट उसी टूर्नामेंट के बाद में फिर एक बार फिर इंडिया मिली तो वहां 1-0 इंडिया ने जीता था। वहां दोनों टीमों ने नेहरू कप में अपना अकाउंट ओपन किया था एक दूसरे के अगेंस्ट। बाकी अगर देखोगे तो 3 मैच इंडिया ने जीते हैं, 3 सीरिया ने, 1 मैच ड्रॉ रहा है, टोटल 7 मैच खेले हैं दोनों ने आमने सामने। तो ये है अभी तक की आपको दोनों हेड टू हेड स्टैट्स। पर बात वही है कि इंडिया को ट्रॉफी अगर वापस उठाना है इंटर कॉन्टिनेंटल कप का, तो ये मैच जीतना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, जो भी रिजल्ट है दूसरे मैच का, इंडिया को ये मैच जीतना पड़ेगा ट्रॉफी उठाने के लिए। अब आ जाते हैं सीधे बात करने हैं टॉकिंग पॉइंट्स। सबसे पहले जो गोलकीपर का चॉइस था भाई, उस दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप गुरप्रीत को स्टार्ट करोगे। चलो आपको नहीं गुरप्रीत को स्टार्ट करना था, अब वहां पे गिल को स्टार्ट कर सकते थे, उनको पहला कैप दे सकते थे, पर अमरिंदर को स्टार्ट किया। उससे भी ज्यादा था उनका एक स्वीपर कीपर मूवमेंट था बीच में, जो कि आई वाज शॉक्ड कि व्हेन अगर आप स्वीपर कीपर नहीं है तो आप वहां पे जाके ऐसी चीजें मत करिए। आपने एक तरह से गोल गिफ्ट कर दिया। मेरे हिसाब से तो अमरिंदर शुड बी आउट ऑफ द स्क्वाड, गुरप्रीत को वापस लाया जाए, कैप्टनसी आर्म बैंड वापस दिया जाए। उस दिन डिफेंस में पहले मिनट में ही हमने देखा कोऑर्डिनेशन था नहीं, ढेके ने बहुत मुश्किल से बॉल क्लियर किया, वरना पहले मिनट में ही वी वुड हैव गॉन बिहाइंड। मेरे हिसाब से गुरप्रीत को वापस लाओ, गिव हिम द कैप्टन्स आर्म बैंड, लेट हिम लीड द टीम। डेफिनेटली गुरप्रीत भाई को ही होना चाहिए, क्योंकि यार देखो एक्सपीरियंस भी खिलाड़ी है। हाँ ठीक है, उनके परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन गई है पिछले कुछ मैचेस में इंडिया के लिए अगर बात करोगे तो, बट होप करते हैं कि गुरप्रीत भाई अपनी वापस आ जाए लाइन पे, और गोलकीपर भी कैप्टन भी बन के आए। तो हमारी तो उम्मीद है कि गुरप्रीत भाई को होना चाहिए। बाकी अगर बात करें तो एक जो लेफ्ट बैक वाली समस्या, जो कि जय गुप्ता के बारे में बता भी दिया कोच साहब ने कि जय गुप्ता LCB हैं, लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकते हैं, बट अब हम खिलाएं किसको? रोशन जो दूसरे हैं लेफ्ट बैक टीम में, वो पिछली बार स्क्वाड का पार्ट ही नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद वो जो सीमैक्स सर करते थे, उन्हीं का ही रेन कंटिन्यू हो रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा वो टीम से बाहर हो जाएगा, और इस बार तो स्क्वाड से भी बाहर थे। तो मेरे हिसाब से जो सबसे एक्सपीरियंस और सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके अलावा ये सुभाशीष बोस। पिछले मैच में भी 72nd मिनट पे आए थे, कुछ अच्छे क्रॉसेस किए, कुछ अच्छे ड्रिबल किए, चाहे पे ऑफ उतना नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पर आई थिंक सो सुभाशीष बोस का वापसी होगा टीम में एज अ लेफ्ट बैक। वही होनी चाहिए एक ऑप्शन। एक्सपीरियंस प्लेयर है, मोहन बगान को कैप्टन करते हैं, तो आई थिंक सो थोड़े से डिफेंसिव है बोलेंगे, ऑफेंसिव इतना नहीं करते हैं, पर स्टिल आई थिंक सो वापसी होना चाहिए सुभाशीष बोस का। लास्ट में नंदा के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो नंदा का परफॉर्मेंस वाज हॉरिबल। इससे पहले मैच में भी जो हमने कटार के अगेंस्ट मैच खेला फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर सेकंड राउंड में, वहां पे भी ही लुक्ड वेरी बैड। इस मैच में तो और ही हॉरिबल, हर इंसान को ब्लेम किया उन्होंने अपने आप को छोड़ के। और जब उनके पास 2 बार मेरे को याद है क्लियर कट चांस थे उनके पास, ओपन स्पेस में थे, वहां पे बॉल गवा दिया। उसके पास बोस के पास रिकोशे होके बॉल पहुंची, तो बोस से कंट्रोल नहीं हो पाया वो बॉल, उसके बाद भड़क रहे हैं। एक चांस याद होगा जहां पे उन्होंने फर्स्ट टच लिया और सेकंड टच पे वो शूट ले सकते थे अपने लेफ्ट फुट से, उन्होंने इनसाइड कट करने की कोशिश करी और वहां पे बॉल उनसे छीन ली गई। तो मेरे हिसाब से नंदा कुमार कप को टाइम ही नहीं मिलना चाहिए हमारे हिसाब से, तो मैच बेंच पे ही रखा जाए तो अच्छी बात है। डीएम पे भी एक कंट्रोवर्शियल चीज आ सकती है, अपूया जिक्सन, जिनका दोनों का परफॉर्मेंस इतना था नहीं जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से होगा वहाँ पे भी चेंज होगा। सहाल को वापस लाना चाहिए टीम में, थापा थोड़े से डीप खेले, अपूया या जिक्सन में से एक एज अ डीएम, थापा एंड देन सहाल इन फ्रंट ऑफ देम। सहाल का भी मैं ये चीज़ बोलूँगा, बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, फ्लिक्स सब कुछ अच्छा करते हैं एक्सेप्ट फॉर द फाइनल पास। उनको अपने फाइनल पास पे वर्क करना पड़ेगा टू मूव फॉरवर्ड एज द नंबर 1। ब्रेंडन इस टीम में थोड़े टाइम में वापस आएंगे, अगले इंटरनेशनल ब्रेक में वापस आने चाहिए। ब्रेंडन के ऊपर स्टार्ट करने के लिए, इस टीम में अपनी जगह बनाने रखने के लिए आई थिंक सो उनको फाइनल पास पे अपना वर्क करना है। जिक्सन को जो काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, एटलीस्ट आप ड्रॉप डाउन होके थ्रू द लाइंस आके बॉल रिसीव करिए। सना और राहुल बेके, सना राहुल बेके आपस में खेले जा रहे हैं, उनसे बॉल रिसीव करने को आ नहीं रहा। अपूया भी नहीं आ रहे थे, जिक्सन भी नहीं आ रहे थे। इस वजह से मेरे हिसाब से जिक्सन को वो रोल, उनको क्लैरिटी होनी चाहिए वो चीज की, आप बॉल रिसीव कीजिए, आप बॉल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वो काम एटलीस्ट करिए। तो वो एटलीस्ट करते हुए देखना चाहेंगे। और सहल भाई से ही ये चीज है
मेसी बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बनो, मेसी बनो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं भाई आप करो ड्रिबल फ्लिक्स करो, पर फाइनल पास फाइंड करो यार। कब करना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सामने से दो प्लेयर भाग के आ रहे हैं टैकल करने, उसी समय बनने की कोशिश कर बॉल गवा देते हैं। बनो कभी कभी देखो, उसकी वो भी बुरी चीज नहीं है, आप कर सकते हैं अपना दिखाइए, पर फाइनल पास फाइंड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आपने ट्रिक्स सब कर लिया, एंड चीज यही है आप फाइनल पास फाइंड करिए। बहुत सारे लोगों ने कहा जिक्सन वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। भाई कौन से मैच देख रहे थे आप लोग? हमें जानना है कि कौन से मैच आपने देखा है कि जिक्सन वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। हमारे भी साथ जितने लोग वॉच अलोंग में थे सबने 1 या 2 दिया था जिक्सन को। तो कौन से मैच से लोग देख के जिक्सन को बेस्ट प्लेयर कह रहे हैं ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सीधे स्ट्राइकर की जो पोजीशन है वहां पे मनवीर खेलते हुए नजर आए थे। हम तो होप कर रहे थे एडमंड खेलते हुए नजर आएंगे, बट मनवीर खेल रहे थे। देखो मनवीर हमारे अकॉर्डिंग तो मनवीर वहां पे नहीं खेलने चाहिए। अगर खिलाना है राइट विंग बैक खिला लो उनको। वो उनकी पोजीशन ना, उनकी पोजीशनिंग ठीक थी जब उनके क्रॉसेस आए थे 1-2 मौके पे, वो वहां थे ही नहीं जहां होना चाहिए। उनको पोस्ट के बीच में अगर उनको होना चाहिए था या जो बॉक्स के अंदर होना चाहिए था, वहां उनकी पोजीशनिंग बिल्कुल नहीं थी। तो एज अ स्ट्राइकर मेरे को लगता है मनवीर को नहीं खेलना चाहिए एटलीस्ट। क्या ओपिनियन है भाई? देखो उसके अलावा यही चीज होती है ना कि क्लब लेवल पे आप एज अ विंगर खेल रहे हो, आपका काम है सिर्फ चांसेस क्रिएट करना फॉरेन स्ट्राइकर्स के लिए। यहाँ पे आके आपको एकदम से बोला जाता है आप टारगेट मैन हो, आप सेंटर बैक को होल्ड ऑफ करो और पहला टच लेके वापस पास करो। इतना वास्ट डिस्टेंस अनफॉर्चुनेटली इंडियन फुटबॉल इतने टैलेंटेड है नहीं कि वो नेशनल टीम पे एक काम कर ले, क्लब लेवल पे दूसरा काम कर ले। मेरे हिसाब से एज अ नंबर 9 तो उनका फ्यूचर है नहीं यहाँ पे टीम में। हमने कितनी बार बोला है कि उनको नंबर 9 खेलना है तो उन्हें गोल मारने पड़ेंगे रेगुलरली नेशनल टीम के साथ भी और अपना ऑब्वियसली ISL में भी। पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। 2 चांसेस मिले, एक उन्होंने गोलकीपर पे डायरेक्ट मार दिया, दूसरे में जो थापा ने क्लेवर पास किया उसका फर्स्ट टच ही नहीं ले पाए। तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शंस है, एडमंड आ सकते हैं, लिस्टन, चांगटे जो कि पिछले मैच में 20-30 मिनट के लिए खेलते हुए देखे कि आप विंग पे किसी और का डाल सकते हो, चांगटे को फॉल्स 9 खिला सकते हो, बहुत चीजें हो सकती है। पर मनवीर तो नहीं खेलने चाहिए मेरे हिसाब से। ये चांगटे वाला जो PR कर रहे हैं स्ट्राइकर खिलाने के लिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हमने देख लिया था कल के मैच में ही। तो चांगटे तो हम नहीं चाहते हैं खेले, लेकिन ऑप्शंस हैं वहां पे, बात करेंगे अभी। अब तो सीधे चलते प्रेडिक्टेड लाइनअप की तरफ ही। हम दोनों का है गोलकीपर गुरप्रीत को ही मेरे हिसाब से हाँ गुरप्रीत ही होने चाहिए। तो गोलकीपर डन हो गया दोस्तों। आते हैं बैक 4 पे। राइट बैक वहां पे आशीष राय, निखिल पुजारी खेलते हुए दिख सकते हैं। हाँ। देखो बिकॉज लास्ट मैच में वो 20 मिनट के लिए आए आशीष राय से। हमारे को जो कैंप की न्यूज़ है वो यही है कि उनका स्टैमिना इज अ मेजर इशू विद हिम। 60-70 मिनट के बाद उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जो हमने पिछले मैच में भी देखा। तो हो सकता है कि निखिल पुजारी को इस बार स्टार्ट करने का चांस दिया जाए और आशीष राय ऑफ द बेंच आए। पर मैं स्टिल बोलूंगा आशीष राय को 2 चांस दो, और वो जो उनका प्ले स्टाइल है अप एंड डाउन वाला वो दो, उनको रिस्ट्रिक्ट मत करो कि आप हाफ वे लाइन पे खड़े रहो और पास का वेट करो। मेरे हिसाब से आशीष राय और चांगटे बहुत बढ़िया कंबाइन कर सकते हैं। वो हमने भी पिछले मैच में 2-3 क्रॉसेस भी किए, फ्लिक्स भी किए एक दूसरे को, तो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। पर आशीष राय रुकने चाहिए अभी राइट बैक। तो वही है। और लेफ्ट बैक पे बात कर ले, शुभशीष बोस। वो तो हमने जो जैसे पहले बात करी, शुभशीष बोस ही एक ऑप्शन दिख रहे हैं जय गुप्ता के अलावा और शुभशीष बोस ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सेंटर बैक पे भेके लास्ट मैच कैप्टनसी उनको हैंड की गई, खेले भी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो जितना सबसे ज्यादा खेले, हाँ सबसे ज्यादा खेले ही, और पास से ज्यादा नहीं, पर संदेश जिंगन के एब्सेंस में उन्होंने स्टेप अप किया है अपना गेम। तो मेरे हिसाब से वो रहेंगे वहां पे। और साथ में उनके अनवर ने अब 5-6 2-3 ट्रेनिंग सेशन किए हैं टीम के साथ। तो आई थिंक सो अनवर स्टार्ट करेंगे। अनवर स्टार्ट कर सकते हैं, बट सना की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। हाँ वो छोड़ दे, बेके और सना का आपस में जो, पर वो उनकी भी गलती नहीं है, कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। बॉल रिसीव करने के लिए कोई पासिंग ऑप्शन नहीं है तो उन्हें करना पड़ता है। बाकी सना और बेके ने कोई बुरी उतनी डिफेंडिंग की नहीं थी। तो मेरे हिसाब से गोल मार सकते थे अपना पहला नेशनल टीम के लिए, उन्होंने चांस मिस कर दिया पहले ही दूसरे मिनट में हेडर में कॉर्नर से। वो मनवीर का असिस्ट भी होता तो शायद मनवीर की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाती। सही बात है। तो सना अनवर में से हमें जो लगता है, अनवर कह रहे हो आप, मैं अनवर कह रहा हूँ, आप, मैं सना कह रहा हूँ, स्टार्ट करते नजर आएंगे। तो बैकलाइन आपको फिर से बता दूं, आशीष राय, राहुल बेके, सना, अनवर, इनके लिए शुभशीष बोस लेफ्ट बैक। और मेरे हिसाब से मिडफील्ड में हमें चेंज दिखेगा। पिछले मैच में हम जैसे 4-3-3 मोर ऑफ खेल रहे थे विद अपूया एंड थापा इज नंबर 8। मेरे हिसाब से इस बार होगा इज नंबर 10 आएगा, 4-2-3-1 इंट्रोड्यूस होगा। जिक्सन विल स्टे एज द डीएम, जो कि अपूया भी हो सकते हैं, पर आई थिंक सो जिक्सन इज मोर यूज्ड टू दैट पोजीशन। तो जिक्सन देयर, थापा जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, या फिर 2 डीएम का जो कॉम्बिनेशन होता है, एंड साहल इज द नंबर 10।
डबल पिवट में जैसा नेगी सर हर बार बोलते हैं कि थाईलैंड के अगेंस्ट जो डोमिनेट किया था 2019 में, यस, तो वही वाला हम होप करेंगे थापा भाई जीक्सन भाई के साथ कंबाइन करें। जीक्सन थोड़ा सा पीछे खेलेंगे एज अ डिस्ट्रॉयर रोल, थापा बॉक्स टू बॉक्स एंड साहल ऑब्वियसली फ्रीडम टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। तो सहल रन बनाते देख सकते हैं आपको बॉक्स में, बाकी जीक्सन पीछे थोड़े से खेलते हुए नजर आएंगे, डिफेंडर्स के साथ में ज्यादा उनका रोल बढ़ जाएगा, वहां से बॉल लेके टेम्पो डिक्टेट करना पड़ेगा, बाकी थापा भाई थोड़ा सा उनके आगे खेलेंगे और वहां से एंड आई होप कि थापा ने 45 मिनट्स में 3 मेजर चांसेस क्रिएट किए थे। मेरे लिए तो 3 बिग चांसेस थे वो। इस मैच में भी होपफुली 45 से 60-70 मिनट्स तक उनका प्ले टाइम लाया जाए और फिर से वही सेम परफॉर्मेंस, चांसेस क्रिएट करे, लोगों से कंबाइन करे। और मोहन बगान के लिए अभी रिसेंटली डूरंड कप में एक बहुत प्यारा आउटसाइड द बॉक्स गोल मारा था, वैसे ही एक मार दे तो मजा ही आ जाएगा। फाइनल में ही शायद मारा था, नहीं सेमीफाइनल था या बेंगलुरु के खिलाफ जो। बाकी जो हम बात कर ले अब हमारी प्रेडिक्शन जो है 4-2-3-1 की, तो 4-2 की बात कर ली, अब 3 पे आते हैं। जो सहल की हमने बात कर लिया, सहल नंबर 10। तो मेरे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स आई थिंक सो नॉरिम महेश। इंडिया जब भी स्टीमैक के अंडर बेस्ट खेला, नॉरिम महेश और चांगटे वर ऑन द विंग्स। डेफिनेटली इंडिया, उनका कॉम्बिनेशन प्ले वाज बेटर। सुनील छेत्री ने ज्यादा गोल मारे, जैसे चाहे कटबैक से मारे जैसे ही मारे, सुनील छेत्री ने अच्छे गोल मारे इस विंगर कॉम्बिनेशन के साथ। अब सुनील छेत्री ऑब्वियसली ही इज रिटायर्ड एंड व्हाटएवर नॉट। मेरे हिसाब से नॉरिम महेश का कमबैक होना चाहिए ऑन द लेफ्ट, चांगटे ऑन द राइट एंड लिस्टन एज द नंबर 9 या फिर फॉल्स नंबर 9। हम तो अगर एडमंड फिट नहीं है तो लिस्टन एज अ नंबर 9 वुडंट बी दैट बैड। बिल्कुल। तो देखो मेरे हिसाब से एडमंड अगर फिट हैं तो डेफिनेटली उनको स्टार्ट करना चाहिए, डेफिनेटली। ठीक है, लिस्टन ने अच्छा हमारे हिसाब से तो अच्छा किया था, उनको सब यार देखो उन्होंने बाकी हमारे प्लेयर से तो ज्यादा ट्राई किया, लॉन्ग शॉट 4-5 उन पे फाउल किए गए थे, फाउल हुए, 2 लॉन्ग शॉट ट्राई किया, एक फ्री किक ट्राई करी, चाहे वॉक ऑफ ना करी हो, काम ना करी हो, बट ट्राई तो किया, एटलीस्ट लड़के ने तो ट्राई का नंबर। और हमारे विंगर्स और हमारे फॉरवर्ड लाइन से बहुत डिफरेंट प्ले है उनका। नकल बॉल मारते हैं, रन प्रेफर करते हैं करना, ड्रिबल भी ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, सिक्सर भी मार देते हैं कभी वो चीज है लिस्टन के साथ। बाकी महेश चांगटे देखो, हम पिछली बार भी सरप्राइज थे, महेश ऑफ द बेंच क्यों नहीं आए, नंदा कुमार क्यों आए ऑफ द बेंच, भी महेश को आ जाना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि नॉरिम महेश की फॉर्म डिप ऑफ हुई है बहुत मैसिवली, बट आई स्टिल थिंक सो वो डिजर्व करते हैं नंदा कुमार के ऊपर या फिर इवन जो भी अदर विंगर्स है इस टीम में उसके ऊपर खेलना जी। और ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो भाई स्पेशली। तो ये है हमारी पूरी लाइनअप, एक बार फिर से आपको पढ़ के बता दूं। गुरप्रीत, आशीष राय, बेके, सना फॉर मी, अनवर फॉर हिम, बोस, शुभाशीष बोस, साथ में अगर आप मिडफील्ड देखोगे तो थापा, जिक्सन, सहल की मिडफील्ड, चांगटे ऑन द राइट, लिस्टन, एडमंड में से कोई एक स्ट्राइकर होगा। मेरे अकॉर्डिंग एडमंड होना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग लिस्टन होना चाहिए फिर, और नॉरम महेश को होना चाहिए लेफ्ट विंग पे। तो ये है हमारी प्रेडिक्टेड लाइनअप। फॉर्मेशन 4-2-3-1। हाँ, फॉर्मेशन 4-2-3-1 चेंज होगी, पर मेरे हिसाब से एक और बड़ी चीज है, पिछले मैच में हमने मैनेजर को इतना क्रिटिसाइज नहीं किया बिकॉज सिर्फ 2 ही ट्रेनिंग सेशन हुए थे। अब ट्रेनिंग सेशन भी ज्यादा हो गए हैं, आपको बीच में रेस्ट भी मिला है टीम के साथ, आप स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो, आई गेट कि दिस इज अ बेटर टीम वी आर फेसिंग, बट दिस हैज टू बी बेटर परफॉर्मेंस। पिच की भी कंडीशन देख ली है मैंने फोटोज में, पिच ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। पिच को भी कब तक ब्लेम करोगे, पर आई थिंक सो मैनेजर को इस मैच में कुछ दिखना चाहिए, मैनेजर का प्ले स्टाइल कहीं ना कहीं कुछ तो दिखना चाहिए कि हम थोड़ा सा 1% भी प्रोग्रेस करें तो करें। ये तो करना ही पड़ेगा यार। आपने बोल तो दिया कि वर्स्ट परफॉर्मेंस, इससे बुरा क्या ही खेल सकते हम, भाई देखो क्या पता इससे भी बुरा। नहीं ये बात नहीं बोलेंगे, क्या पता, नहीं बोलेंगे, हम तो चाहते नहीं है डेफिनेटली यार। तो बाकी देखते हैं कोच साहब क्या चेंजेस करते हैं, उनके दिमाग में किस तरीके से पिछला मैच किया है, टैक्टिकल चेंजेस क्या होंगी, ये सब देखना पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं? देखो भाई, इंटरनेशनल फुटबॉल एशियन क्वालिफायर्स में हमने कल बहुत सारे अपसेट देखे। इंडोनेशिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऐसे ही एम श्योर यूएई एंड सऊदी का ड्रॉ हुआ है, फिर यूएई एंड कतार का ड्रॉ हुआ है, समथिंग लाइक दैट आई थिंक सो। तो बहुत सारे अपसेट्स हुए हैं। होपफुली इस मैच में भी हम एक अपसेट क्रिएट करें, ये मैच जीत जाए, इंटरकॉन्टिनेंटल कप लिफ्ट करे और फिर यहाँ से मार्कस मनोलो की रेन स्टार्ट हो, अपसेट अप ही जाए हम लोग, अपसेट क्रिएट करें, अपसेट फैंस को ना करें। ये भी मेंशन कर देते हैं। हाँ, तो फैंस को अपसेट हो चुके हैं बहुत सारे। पर फैंस को भी मैं तो फैंस भी बहुत सारे थे स्टेडियम में, मैच खत्म होने के बाद भी वहाँ पे थे, बहुत सारे बच्चे भी आए थे, गवर्नमेंट ने जिनको टिकट्स दिया। तो होपफुली अगले मैच में भी ये दिखे और हैदराबाद में फिर से फुटबॉल पिकअप हो और नए स्टेडियम में खेला जाएगा ये यहाँ पे, तो वो भी एक बाला योगी स्टेडियम या
तो बाला योगी स्टेडियम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाला योगी नाम है शायद, हाँ, I think so. उसी स्टेडियम में खेला जाएगा। 15 करोड़ रुपए लगे हैं उस स्टेडियम पे, जो कि अच्छा भी दिख रहा था, पिच को छोड़ के बाकी सब ठीक था। आई गेस मैच प्रेडिक्शंस करते हैं, फिर सीधा वॉच अलोंग में मिलेंगे आप लोगों को। मैच प्रेडिक्शन 2-1 इंडिया। 1-0 इंडिया, ज्यादा होप ही नहीं रखनी है, एक गोल मारेंगे क्लीन शीट रख के, ट्रॉफी हमारी। देखो डर तो लग रही है, लेकिन इंडिया को अगर ट्रॉफी उठानी है, वापस से अपने ट्रॉफी को रिटेन करना है। पिछले साल जीता था इंडिया ने, वहीं से शुरुआत हुई थी यार, ट्राई सीरीज, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, सैफ लगातार हमने जीता था, तो हम चाहेंगे। गोल भी नहीं खा रहे थे, मैचेस जीत रहे थे लगातार, गोल भी मार भी रहे थे, मार तो रही थे तभी मैच जीत रहे थे, गोल खा भी नहीं रहे थे, मार भी रहे थे। इस बार तो कुछ नहीं हो रहा, ना खा रहे ना मार रहे। कोई नहीं, इस मैच में देखते हैं। इस मैच में दोनों होने की संभावनाएं हैं, खाने की भी मारने की भी। बाकी देखते हैं सीरिया वर्सेस इंडिया, जो जीतेगा वो ट्रॉफी उठाएगा, ऐसा ही लग रहा है अभी तो। मैच अभी सीरिया वर्सेस मॉरिशस सबसे कुछ देर में होना है। वीडियो आप तक आ गई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके ओपिनियन जो भी हैं आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं वॉच अलोंग के दिन, सीधे 7 बजे लाइव आ जाएंगे 9 तारीख को इंडिया वर्सेस सीरिया के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको